Good morning, all of you. So let's give 1 or 2 minutes if other students could join. So is my voice clear? Hello. Yes, sir. Yeah, clear na? पूरा. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning. So और हलचल क्या है? बढ़िया है, सर. चलो ठीक ठाक रहो क्योंकि सिचुएशन उतना बढ़िया भी नहीं है जितना बढ़िया तुम हो. सो स्टूडेंट्स मैसेज की थी, कमल मैसेज की थी कि वो भी नॉट फीलिंग वेल, फीवर है तो अटेंडेंस नहीं भेज पाएंगे. तो जो भी है तुम लोग भी थोड़ा सा मतलब सावधानी से रहो ना. डेली की कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है कि कोई फ्रेंड का तबीयत खराब है या फिर किसी का प्रॉब्लम हो गया. सो सबसे पहले फिट रहना है. ठीक रहोगे उसके बाद सब कुछ होगा. लास्ट दिन हम क्लास में सैटरडे को गूगल क्लास में क्वेश्चन बैंक्स अपलोड कर दिए हैं. ठीक है, तो वो जाके तुम लोग चेक कर लोगे जो लोग अभी तक नहीं देखे हो. बहुत ही इम्पोर्टेंट है गूगल क्लासरूम का क्वेश्चन. हम एक बार फिर शो भी करवा देते हैं. सो स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ओके. सो देखो लास्ट दिन जो हम क्वेश्चंस अपलोड किए थे, एक्चुअली these are the question bank microwave engineering. I am not opening here. So you guys will please check the question banks. There are many questions and I think these are very very important for your exam point of view. And अगर सारा क्वेश्चन अगर लगभग तुम लोग रेडी कर लोगे तो आई थिंक माइक्रोवेव पेपर में और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा. एंड ऑल्सो टुडे मॉर्निंग आई हैव पोस्टेड दिस मटेरियल, वेब गाइड बेसिक्स. सो आज थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. टुडे फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग सेकेंड मॉड्यूल. ओके, स्टाफ मैचिंग, सिंगल स्टाफ मैचिंग ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम डिस्कस किया था. एंड तुम लोग का एक वीडियोस भी कुछ दिया हुआ है यूट्यूब मटेरियल्स. ओके, सो मेरा भी जो क्लास है वो भी तुम लोग चेक कर सकते हो. यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड है सारा. आई थिंक 8-9 क्लास अपलोड हो गया है तो जाके चेक कर सकते हो. एंड इम्पिडेंस मैचिंग, उसके बाद जो है VSWR रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का रिलेशंस वगैरह कुछ हम अपलोड किए हैं. और स्टाफ मैचिंग बेसिकली क्वेश्चन में सिंगल स्टाफ भी पूछा जाता है. सिंगल स्टाफ मैचिंग, डबल स्टाफ भी देख सकते हो बेसिकली क्या है. तो यूट्यूब वीडियोस में बहुत ही अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत सिंपल वे में. तो एक बार चेक करोगे मतलब मेन हम जो बोलना चाहेंगे कि तुमको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, गूगल क्लासरूम में हम क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं तो उस बेसिस में तुम लोगों को फॉलो करते जाना पड़ेगा. एंड कुछ हम क्विज भी दिए थे उसका हम देखते हैं कि किसकी क्या स्टेटस है. ओके, सो 21 स्टूडेंट्स सबमिटेड और अभी भी 15 स्टूडेंट बाकी है. और आई थिंक डेडलाइन कब था? 22 में. ओके, दैट मीन्स डेडलाइन क्रॉस हो चुका है बट 15 स्टूडेंट्स अभी भी तुम लोग सबमिट नहीं किए हो. दैट मीन्स इससे हम लोग को पता चलता है
कि ये कोई सब बनाने में मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, मोर मैक्सिमम 30 मिनट्स चाहिए। ओके, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तो तुम लोग घर पे हो, सो ओपन बुक है, इंटरनेट है, सब कुछ बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस दिया हुआ था। तो फिर भी ये 15 स्टूडेंट्स, और अभी तक आई थिंक एक स्टूडेंट, पता नहीं कौन, अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि बिकॉज यू आर 37 इन स्ट्रेंथ, बट 36 आर देयर। सो आई डू नॉट नो कौन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो देखो, अभी फिर से हम बोलना चाहेंगे कि एज बिकॉज पूरा ऑनलाइन सिस्टम पे हो रहा है, आई डू नॉट नो, और अदर हम लोग कोई भी नहीं जानते हैं कि एग्जाम कैसे होगा, किस बेसिस पे तुम लोगों का प्रमोशन होगा। सो ये जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है ये बहुत ही क्रूशियल होगा, ठीक है। सो बी अटेंटिव। आई नो कि समटाइम्स कुछ नेटवर्क इशू रहता है, कुछ क्लास मतलब डेटा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दिन भर क्लास रहता है, बट इसके लिए तो डेटा नहीं चाहिए ना, ये तो तुम लोग किसी भी टाइम में, मतलब छुट्टी था, सबमिट कर सकते थे। लेकिन इसमें भी 15 स्टूडेंट अभी तक सबमिट नहीं किए। दैट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग द क्लास, और मेरा क्लास फॉलोइंग नहीं कर रहा, करने का मतलब सारा क्लास फॉलो नहीं कर रहा। तो प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल रहता है, ठीक है, रिकॉर्ड। क्योंकि अभी अगर नॉर्मल होता तो इतना बार बार करके हम नहीं बोलते, एज बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट गुड। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी बोला जा सकता है, हम लोग का कुछ भी इंस्ट्रक्शन आ सकता है कि हाउ वी इवेलुएट योर परफॉर्मेंस। तो ये सब उस समय बहुत ही मैटर कर जाएगा, ठीक है। सारा स्टूडेंट को 100% नंबर नहीं मिलता है, सारा स्टूडेंट को 0 नंबर भी नहीं मिलता है। तो एक टोटल डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में ही नंबर मिलता है। सो प्लीज बी केयरफुल। तो अगर थोड़ा सा परफॉर्म करोगे तो ऑनलाइन मोड पे टीचिंग है, तो तुम लोगों के लिए भी आसानी। लेकिन प्लीज बी केयरफुल एंड बी सीरियस, इतना ही बोलना। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट दिन क्लास में कुछ प्रॉब्लम हम किए थे, VSWR एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मेजरमेंट। तो अभी वो प्रैक्टिस कर लिए ना तुम लोग? उसका कुछ न्यूमेरिकल मेथड था, दो डोमेन पे हम लोग काम करते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक पोलर फॉर्म। ओके, सो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब जो लोग क्लास करता है सबको ही तो था, इधर अभी भी है। तो आई थिंक दो कुछ कुछ स्टूडेंट्स बता भी रहे थे, प्रोसेस उन लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता है कैसे हम लोग करते हैं, तो तुम लोग चेक किए हो वीडियो? अगर नहीं किए हो अभी तक, पेंडिंग मत रखो, क्योंकि सारा सब्जेक्ट में ओवरलोडेड हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी मतलब जैसा जैसा क्लास चल रहा है उसी हिसाब से तुम लोग करते जाओ। सपोज मान लो 50 प्लस J0.01 प्लस 70 प्लस J0.02, ठीक है। ये हम दो इम्पिडेंस लिखे, ठीक है, जिसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सपोज मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसको कैसे ऐड करोगे, और ये ऐड करने के बाद पोलर फॉर्मेट में कैसे लेके जाओगे, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये प्रोसेस ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो लोग नहीं थे, फिर से मतलब हम बोलना चाहेंगे, चेक कर लेना वीडियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम जस्ट फिर भी बोल देना चाहते हैं कि ये जो रियल पार्ट है दोनों इक्वेशन का, जो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट जो ये पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के बीच में कैलकुलेशन होगा। तो इस केस में रियल पार्ट 50 है, इस केस में रियल पार्ट 70 है, तो दोनों के बीच में कैलकुलेशन हो जाएगा 120।
एंड जो दो इमेजिनरी पार्ट का जो पार्ट है, मतलब दो इम्पिडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट है जे 0.01 एंड इधर जे 0.02, तो दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, जे 0.03। सिंपल, ठीक है। ये एक इम्पिडेंस का फर्स्ट, ये रियल पार्ट के बीच में हुआ, एंड ये इमेजिनरी पार्ट के बीच में हुआ, एडिशन किए, सिंपल ऐड। तो इसके बाद ये तो मेरा सिंगल एक कार्टेशियन फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद फिर इसको अगर पोलर फॉर्मेट में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली मान लो अभी जो फॉर्मेट है ये a प्लस आई बी, अगर मान लो ये फॉर्मेट में अगर है, तो इस फॉर्मेट से हम लोग ये पोलर, ये कार्टेशियन फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से हम लोग को पोलर में जाना है। पोलर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, आर एंगल ऑफ थीटा, ये पोलर फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट में कैसे जाएंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे हम लोग लिखे लेकिन इट इज इक्वल टू जे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, मतलब जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे बुक्स में सब जे लिखा हुआ है, लेकिन कैलकुलेटर पे जब हम लोग करेंगे तो आई ही रहता है, उसमें जे नहीं होता कैलकुलेटर में। तो बोथ आर सिमिलर मान के चलो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 120 स्क्वायर प्लस 0.03 स्क्वायर, इसका रूट निकालोगे तो तुम लोग का आर का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। तो ये मेरा हो गया आर। एंड एंगल थीटा कैसे निकालोगे, थीटा इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टेन इनवर्स बी बाई ए। क्लियर हुआ। तो ये बी हो गया तुम्हारा 0.03 एंड ए हो गया 120। तो ये था मेरा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम लोग कार्टेशियन से पोलर फॉर्मेट में जाते हैं। तो कैलकुलेटर में क्या से, मतलब मेनली हम लोग के पास जो जनरल कैलकुलेटर होता है उसके रिगार्डिंग, मतलब दो वीडियोस ऑलरेडी जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, अगर फिजिकल क्लास होता तो तुम लोगों को हम दिखा सकते थे, मतलब जाके, लेकिन सबको पास तो अलग अलग करके हम नहीं दिखा पाएंगे और इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए दो यूट्यूब वीडियो हमको मिला है जिसमें ये प्रोसेस दिखा रहा है कैसे कार्टेशियन टू पोलर में ट्रांसफर करना किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको तुम लोग डायरेक्ट मतलब पुट कर सकते हो और इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो चेक कर लेना, ठीक है। तो आर को जो हम लोग बोलते हैं वो है मॉड्यूलस एंड थीटा इज आर्गुमेंट। So let's go in the PDF of waveguide. Okay. So before I open the PDF, we have almost studied the transmission lines, the basics of transmission line. Okay. So transmission line का जो बेसिक फंडा था कि जो ऑलरेडी नोट्स भी एक प्रोवाइड किया हुआ है गूगल क्लासरूम में, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वेवगाइड में भी सेम कंसेप्ट, वेवगाइड इज नॉट सो मच डिफरेंट, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। और ट्रांसमिशन लाइन से इसका प्रॉपर्टी जो है कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज तरीका है, तो जिसके वजह से हम लोग वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन दोनों को सेपरेट किए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड के बीच में बेसिक डिफरेंस। जिन लोग बातचीत नहीं कर रहे हो तो तुम लोग अपना अपना मतलब म्यूट कर दो। ओके। और भी एक चीज है, तुम लोग ये चैट बॉक्स पे अभी जो अभी तक नहीं लिखे हो, प्लीज मेंशन योर नेम एंड रोल नंबर, आई विल टेक द अटेंडेंस फ्रॉम देयर। ओके, सो अपना नाम लिखोगे एंड उसके साइड में तुम्हारा रोल नंबर भी मेंशन करो, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है।
Abhishek is, I think Abhishek is not there. Gaurav, are you using laptop right now? No sir, phone. Okay. लैपटॉप कौन यूज कर रहा है? Anybody? ओके फाइन. सो एक्चुअली हमको अटेंडेंस का एक स्क्रीनशॉट चाहिए था, तो ओके आई विल टेक अटेंडेंस फ्रॉम हियर. सो देखते हैं कि बेसिक मतलब वेब गाइड्स क्या क्या है. ठीक है, फुल स्क्रीन विजिबल है? फुल स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ओके. सो बेसिकली ये हम एक प्रिपेयर किए हैं तुम लोगों के लिए. सो ट्रांसमिशन लाइन एंड वेब गाइड के बीच में मतलब एक बेसिक जनरल कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ये तुम लोग को हम शो कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन तो तुम लोग को पता है, जिसका मतलब एक इनर कंडक्टर एंड जिसका एक आउटर कंडक्टर होगा, बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा. दैट मींस ये दोनों मेटल प्लेट या फिर दोनों मतलब जिसमें प्लस एंड माइनस क्रिएट हो सके. ठीक है, तो दोनों प्लेट देखो, इसमें फर्स्ट वन इज 2-in-1 मतलब 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन. सेकेंड वन इज 2 प्लेट ट्रांसमिशन लाइन. थर्ड वन इज कोएक्सियल, जिसके अंदर एक इनर कंडक्टर एंड आउट में आउटर कंडक्टर. तो इन बोथ द केसेस वी आर observing that there are some 2 metals, okay, through which the electromagnetic wave will propagate from one point to another point. So it is the basic funda of transmission line. But whereas in waveguide, देखो, it is a hollow metallic wave. That means suppose मान लो एक पाइप, जो वाटर का जो पाइप होता है ना प्लास्टिक का, जस्ट उसी को मान लो कि वो अगर मेटल का होता तो फिर किस तरह का दिखता? तो जैसे दिखता इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेवगाइड. डेफिनेटली उसका एक पर्टिकुलर शेप एंड पर्टिकुलर रेडियस होना चाहिए. ठीक है, जैसा तैसा कुछ भी हम बोल देंगे कि ये वेवगाइड की तरह बिहेव करेगा, नॉट लाइक दैट. उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन ये होना पड़ेगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, तभी हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर बैंड के लिए वो वेवगाइड फिट कर रहा है. सो ये जो है ये एक सर्कुलर वेवगाइड, ये एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड. ओके, सो ये छोड़ के भी वेरियस टाइप ऑफ वेवगाइड्स देयर हम तुम लोग को अभी शो करेंगे. सो दिस आर द बेसिक फंडामेंटल. कि इसमें देखो एक ही है, मतलब ये जो सर्कुलर वेवगाइड है इसमें कोई 2 प्लेट या फिर 2 वायर इस तरह का कोई चीज नहीं. जैसा इस केस में जो ट्रांसमिशन लाइन था, इसके बीच में देखो, बीच में और एक तो तुम लोग का था, मतलब एक इनर कंडक्टर था. लेकिन ये आउटर वेवगाइड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा हॉलो है, ये एम्प्टी स्पेस है. इसके अंदर या फिर कुछ डाइलेक्ट्रिक और नेचुरली एयर ही रहता है. ओके, ये हॉलो है. समझ में आ गया ना? तो ये जो है बेसिक तुम्हारा वेवगाइड. इसका ये अगर प्रैक्टिकली अगर देखना चाहोगे, ये भी हम तुम लोग के लिए लेके रखे हैं. सिंपल, दिस इज अ वेवगाइड. ओके, नॉर्मल एक वेवगाइड है जो हम लोग माइक्रोवेव लैब में भी यूज करते हैं. तो दिस पॉइंट से वेव ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसका एक ई फील्ड, इसका एक एम फील्ड रहता है, तो डायरेक्ट इसके अंदर से ये फ्लो हो जाता है. अगर तुम और भी एक इमेज देखोगे फ्लेक्सिबल वेवगाइड का, सो दिस इज द फ्लेक्सिबल वेवगाइड. ओके, सो फ्लेक्सिबल वेवगाइड मींस देखो, ये जो इसका जो ओरिएंटेशन है ना, ये जो पाथ है ये फ्लो होने के लिए, फ्लेक्सिबल मतलब ये एक बेंड हो रहा है इसमें. तो ये बेंडिंग का मूवमेंट से हम लोग का मतलब जो ई फील्ड एंड एच फील्ड रहता है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे इसको. तो ई फील्ड एंड एम फील्ड जो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से, वो अगर इस डायरेक्शन में अगर बेंडिंग रहेगा, मतलब जिस तरह से, मतलब ये जो देखो हॉरिजॉन्टल इसका पाथ था, तो इस तरह से अगर इसका मूव रहेगा
तो ये हम लोग का एज बेंड हो जाएगा, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक बेंडिंग हो रहा है इसमें। और अगर इसका मुंह अगर इस तरह से वर्टिकल जैसा रहेगा, ठीक है, तो उस केस में ये हम लोग का ई बेंड हो रहा है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बेंडिंग हो रहा है, बाकी एम का कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये जब हम लोग का बेंडिंग या फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा वेवगाइड्स के अंदर से, इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर वेवगाइड जब इसमें देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मतलब ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि वेवगाइड दिखता कैसा है प्रैक्टिकली। दीज आर द प्रैक्टिकल पिक्चर्स, हम लोग का लैब में भी ये सब है। ओके, सो ये तो हो गया मेरा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इसमें अभी कुछ मोड्स के ऊपर भी होता है, ठीक है, जैसा तुम लोग जानते हो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, सो टीएम मोड। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में सारा का सारा मोड्स अलाउेबल है, ठीक है, दैट मीन्स टी मोड्स, टीएम मोड्स, टी मोड और ऑल अलाउड। बट इन केस ऑफ वेवगाइड देखो, इट ओनली अलाउज टी मोड एंड टीएम मोड्स, this does not propagate TEM mode. So it is a very important point कि मोड्स के रेस्पेक्टिव में ये जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है TEM मोड, ये वेवगाइड के थ्रू पास नहीं करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि व्हिच मोड इज नॉट अलाउड इन वेवगाइड, टी मोड, ठीक है, TE01, अगर मान लो TEM मोड, तो समय यू हैव टू answer that TEM mode. Then कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में भी तुम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो कि नो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फॉर TEM मोड्स। ओके, नो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर TEM मोड्स। सो इसमें टी मोड जो है, टी एंड TEM मोड, इसका भी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी समटाइम्स होता है। ओके, बट TEM मोड के लिए नो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसमें तो TEM मोड हम लोग का है ही नहीं। वेवगाइड के केस में TEM मोड का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो होगा ही नहीं, बिकॉज वेवगाइड विल नॉट सपोर्ट द TEM मोड। सो इन ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इट प्रोपागेट्स DC टू हाई फ्रीक्वेंसी इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, दैट मीन्स जो DC होता है, जो सोर्स से हम लोग सिग्नल को प्रोवाइड करेंगे, तो वो DC हाई फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी में वो ट्रांसफर हो रहा है थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो ये हम लोग का हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्टिव में। और एक सिंपल है एटेन्यूएशन के मामले में। एटेन्यूएशन मतलब जानते हो कि सिग्नल को रोक दिया जाता है, तो इसमें मतलब ट्रांसमिशन लाइन में मोर एटेन्यूएशन रहता है ड्यू टू सेवरल टाइप ऑफ लॉस। ओके, सो बट ये जो वेवगाइड है, वेवगाइड इज वेवगाइड के अंदर एटेन्यूएशन का जो है, इसमें बहुत लेस एटेन्यूएशन है, दैट मीन्स लो लॉस। एटेन्यूएशन इज वेरी लो। ओके, और इसमें हाई कंपेयर टू वेवगाइड। तो ये हम लोग का बेसिक कुछ डिफरेंसेस हो गया, और भी ढेर सारा डिफरेंसेस है, तुम लोग अगर बुक से स्टडी करोगे तो देखोगे कि बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन दीज आर द वेरी कॉमन एंड बेसिक डिफरेंसेस जो कि मोड्स, एटेन्यूएशंस एंड स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके तुम लोग को हम बताएं। So I am saving the chat now. I think सारा सबको ही तुम लोग अटेंडेंस दे चुके। Now coming to the different types of shapes of waveguides. Okay, so basic कुछ shapes है, एंड ये सारा टॉपिक्स आज हम थोड़ा सा कवर करने का कोशिश करेंगे। गाइड वेवलेंथ, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ द वेवगाइड। ओके, ये जो नोट्स है ये ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए, आज ही किए हैं, तो मिल जाएगा तुम लोग का उधर से। देखो, तो वेवगाइड्स का जो बेसिक डेफिनेशन है कि अ हॉलो मेटालिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स by successive reflection from the inner walls of the tube is called waveguide. Okay, so इसका जो मीनिंग आ रहा है क्या, एक hollow metallic wave
hollow metallic wave, एक hollow metallic wave जिसके अंदर से अगर हम इसको एक रेक्टेंगुलर मान के चलेंगे तो जिसके अंदर से एक वेव ट्रेवल कर रहा है, क्या बोला जा रहा है कि सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स जो वेव जा रहा है ना, तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन मतलब जो सारा वॉल है, वॉल में एक बार आगे पीछे मतलब सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के थ्रू ये जा रहा है, एक बार इधर हिट कर रहा है, एक बार फिर उसके बाद इधर हिट कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से मतलब ये वेव ट्रैवल करता है। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ वेवगाइड्स देखो डिफरेंट जो हम लोग का सिलेबस में है। दिस वन इज द रेक्टेंगुलर वेवगाइड, वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द इनर सरफेस एंड दिस इज द आउटर सरफेस, कॉपर वॉल से, ठीक है। और ये एजी से बना हुआ रहता है नॉर्मली, इसका अंदर का जो कोटिंग रहता है एजी से, और उसका जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल लेंथ को ए और वर्टिकल लेंथ को हम लोग बी बोलेंगे। दिस इज द फ्रंट व्यू, ये दिख ही रहा है इधर से, फ्रंट व्यू इस तरह का कुछ है। ये भी हम लोग का सिलेबस में है। सर्कुलर वेवगाइड, ठीक एक तुम एक वाटर पाइप के जैसा तुम सोच सकते हो, अगर मेटल का बना हुआ वो रहेगा। तो हम फिर से बोल रहा हूँ कि इट मस्ट बी इन सम पर्टिकुलर साइज एंड शेप। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी तुम दे दो वो वेवगाइड जैसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड, सपोज मान लो एक्स बैंड का फ्रीक्वेंसी होता है 8 to 12 गीगाहर्ट्ज के अंदर, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। सो उस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो हम लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं ना, जो लेबोरेटरी में हम लोग काम करते हैं, जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड लेके, जो हम फर्स्ट वाला जो इमेज तुम लोग को शो किए थे, तो उसमें ये पर्टिकुलर उसका जो शेप है, मतलब उसका जो डायमेंशन, उसका जो लेंथ, उसका जो हाइट, सब वो पर्टिकुलर फिक्स है। कोई भी जगह में तुम चले जाओगे एक्स बैंड के लिए अगर वेवगाइड यूज करोगे तो दिस वन विल बी यूज्ड, ठीक है। उससे अगर हम लोग छोटा या बड़ा कर देंगे तो विल गेट द मैक्सिमम लॉस। सो वो जो परफेक्ट मतलब वो मैच करने के बाद उस तरह का डायमेंशन हम लोग का रेडी हुआ है, बहुत सारा इन्वेंशन के बाद। वो फिर इन्वेंशन होने के बाद अभी जो पर्टिकुलर एक शेप है, तो यही जो मेन हम बोलना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एक पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए एक पर्टिकुलर वेवगाइड, यहाँ एक पर्टिकुलर मतलब क्या बोलेंगे, सपोज मान लो 5.1 गीगाहर्ट्ज, 5.7 गीगाहर्ट्ज, तो हर एक के लिए क्या अलग अलग शेप बनाएंगे? उस तरह का नहीं, एक पर्टिकुलर एक बैंड ले लेंगे, उस बैंड के बाद उस बैंड के अंदर हम लोग एक मेजर करेंगे, क्योंकि हर एक उतना साइज का तो तब तो हमको मतलब 1 लाख वेवगाइड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से तो पॉसिबल नहीं है। सो एक पर्टिकुलर बैंड ले लेंगे, उस बैंड में किस तरह से मैक्सिमम फिट करता है उस हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे। फिर एक कोई अटेंडेंस दिया, ओके फाइन। सो दिस वन इज द सर्कुलर वेवगाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन और भी जो वेवगाइड होता है, इलेक्ट्रिकल वेवगाइड, मतलब तुम लोग को जानना चाहिए इलेक्ट्रिकल वेवगाइड, अगर गूगल में सर्च करोगे इसका तुम लोग का फिजिकल मतलब एकदम जो यूज होता है वो भी मिल जाएगा। ओके, दिस वन इज द सिंगल रीच्ड बोलते हैं हम लोग। तो दिस इज द हॉलो पार्ट, बेसिकली दिस इज द हॉलो पार्ट, एंड ये इस तरह का है कुछ, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ओके, फ्रंट व्यू दिया हुआ है, कुछ इस तरह का मतलब दिखेगा। इस तरह से वेव ट्रैवल करे। सो this one is the double reached, okay, so these are the hollow parts। अब देखो गाइडेड वेवलेंथ क्या होता है। The distance traveled by a wave to produce phase shift of 2 pi radius is called the guided wavelength, okay। that means जो wave travel कर रहा है ना, तो वो हाफ मतलब 2 पाई 180 डिग्री रेडियस फेस शिफ्ट करवाने के लिए जो मतलब ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं गाइड वेवलेंथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव टू प्रोड्यूस फेस शिफ्ट ऑफ 2 पाई radius is called as guide wavelength. It is denoted by lambda g, okay।
सो इट इज रिलेटेड विथ फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट अभी हम लोग आएंगे कि उसमें हम लोग फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी नाम से जानेंगे। तो फेज कांस्टेंट को बीटा से डिनोट किया जाता है। इट इज रिलेटेड विथ फेज कांस्टेंट। सो गाइडेड वेवलेंथ जो है लैम्डा जी इज इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा। दिस इज योर फॉर्मूला। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में भी हम लोग का ये फॉर्मूला काम में आएगा। ओके, सो ये याद रखना कि जब गाइडेड वेवलेंथ को मीनिंग जो कर रहा है कि इट टेंड्स टू शिफ्ट the wavelength of the particular wave is 2 pi. Now it is a phase velocity and group velocity। तो ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी इसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा डीप में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच अ वेव चेंजेस इट्स फेज इन टर्म्स ऑफ गाइडेड वेवलेंथ। तो इसको VP से डिनोट किया जाता है। और इसको हम और आसान भाषा में अगर बोलेंगे तो क्या होगा जानते हो, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर एक वेव है ना, तो ये फेज वेलोसिटी, इसको हम लोग समटाइम्स और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। मतलब कोई भी एक चीज मूव कर रहा है कोई एक स्पीड से, तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं नॉर्मली। ओके, सो एक पर्टिकुलर वेव, तो फेज मतलब पर्टिकुलर वेव। तो पर्टिकुलर वेव क्या कर रहा है, जब एक ट्रैवल कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मान लो एक वेव गाइड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो तो एक फेज चेंज होता है उसमें। मतलब जब वो ट्रैवल कर रहा है ना, तो वो एक हर एक पॉइंट में उसका यूनिफॉर्म फेज नहीं रहता, ठीक है, वो फेज चेंज करता है। सो एक पर्टिकुलर वेव जैसे जैसे मतलब एट व्हिच वेव चेंजेस इट्स फेज, ठीक है, तो उसको हम लोग फेज वेलोसिटी। लेकिन ये मतलब ध्यान रखना कि इट इज रिलेटेड विथ वन सिंगल वेव, ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ वन सिंगल वेव इन अ पर्टिकुलर वेव गाइड। बट इन केस ऑफ group velocity, in case of group velocity it is little bit different। group velocity में we are dealing with number of waves। एक वेव पैकेट लेके हम लोग बात कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक सुपरपोजिशन थ्योरम जो हम लोग जानते हैं, तो वो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम लोग का एक रिजल्टेंट निकलते हैं, ठीक है। सपोज एक मान लो एक वेव का वेवलेंथ है y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस k थीटा। उस तरह से हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो डिफरेंट मान लो दो वेव है, तो दो वेव का हम लोग सुपरपोजिशन रिजल्टेंट निकालेंगे, तब जाके हम लोग का मिलेगा ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ VP, फेज वेलोसिटी। So phase velocity is equal to lambda g by unit time। lambda g by unit time means t है, okay। So ये 1 by t equals to हम लोग जानते हैं 1 by t is nothing but the frequency। So group phase velocity को हम लोग lambda g into f is equal to frequency इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। But we know that guided wavelength lambda g equals to 2 pi beta। This is already we have seen here, okay। सो इसको अगर हम लोग पुट कर देंगे लैम्डा जी 2 पाई बाय बीटा, तो वी विल गेट द फेज वेलोसिटी इक्वेशन दैट VP इक्वल्स टू 2 पाई f बाय बीटा। ओके, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 नंबर में लैम्डा जी बाय यूनिट टाइम, लैम्डा जी f मतलब ये लैम्डा जी के जगह पे हम लोग 2 पाई बाय बीटा पुट किए, तो f इक्वल्स टू है। सो ऑलरेडी यू नो दैट omega equals to the angular omega equals to angular frequency is equal to 2 pi f, you know this, okay। so 2 pi f के जगह हम लोग ओमेगा लिख देंगे। so VP equals to omega by beta। अगर मान लो ये प्रूफ करने के लिए बोला गया कि डिफाइन फेज वेलोसिटी, एंड नॉट ओनली प्रूफ, तुम लोग अगर फेज वेलोसिटी का डेफिनेशन भी अगर चाहिए तो ये इतना मतलब करके दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो भी है गाइडेड वेवलेंथ के रेस्पेक्टिव में हो रहा है, ठीक है। गाइडेड वेवलेंथ मतलब ये जो लैम्डा जी ये जी का मतलब क्या है, लैम्डा जी मतलब इट दिस वेव इज गाइडेड बाय सम हॉलो मेटालिक पथ और हॉलो क्या बोलेंगे इसको, मतलब एक हॉलो स्ट्रक्चर के थ्रू ये पास हो रहा है। हॉलो मेटालिक मतलब ये वेव गाइडेड है, दैट मींस इट इज ट्रैवल्ड बाय रिफ्लेक्शन, ओके। सो इस तरह से हम लोग को याद रखना पड़ेगा।
एंड अगर ग्रुप वेलोसिटी का बात करेंगे, सो देखो ग्रुप वेलोसिटी ऑलरेडी हम जो बात किए, तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तुम लोग के पास अगर बुक्स है तो उसमें स्टडी करोगे और भी डेप्थ में मिलेगा, लेकिन ये एकदम बेसिक फंडा दिया हुआ है। द फेज वेलोसिटी इज नॉट द वेलोसिटी विथ व्हिच द एनर्जी इज प्रोपगेटेड अलोंग विथ द वेवगाइड। ओके, सो क्या है बेसिकली, the energy in the waveguide is associated with the electric and magnetic field. Okay, so practically जो होता है कि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये हम लोग सभी को जानते हैं। तो ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों साथ में, दोनों जो परपेंडिकुलर फॉर्म में रह के जो फ्लो लेके चल रहा है, तो इट इज द एनर्जी। ओके, जो हम लोग का एक रिजल्टेंट दे रहा है। ऑलरेडी ऊपर में देखो साइड में हम लिख के रखे कि इट ओबेज द सुपरपोजिशन थ्योरम। सो द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपागेशन इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी हम लोग जो देखो इसमें जो हम लोग देखे हैं कि फेज वेलोसिटी क्या, एक पर्टिकुलर वेव का एक उसका चेंजिंग, मतलब फेज जो चेंजिंग हो रहा है उसका रेट था एक पर्टिकुलर वेव का। लेकिन ग्रुप वेलोसिटी, ये जो ग्रुप मीन कर रहा है, ग्रुप, दैट मींस इट इज नॉट सिंगल, इट इज इन अ ग्रुप। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो डी ओमेगा बाई जी बीटा। ओके, दैट मींस एक चेंजिंग, मतलब टोटल, मतलब एक पर्टिकुलर एक टाइम में हम लोग कितना चेंज हो रहा है एक वेव, इसका उसके वो गाइडेड वेवलेंथ के अंदर, ठीक है, उसका रेट। तो उसी को हम लोग फेज वेलोसिटी नाम से जानेंगे। सो एक रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी देखो, सो वीपी इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा। सो ओमेगा बीट बाय बीटा, बीटा के अंदर अगर वो पुट कर देंगे जो हम लोग देखे हैं ऑलरेडी, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। मतलब ये डेराइवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिजिक्स में ज्यादा पूछा जाता है, माइक्रोवेव में आई थिंक इसका डेराइवेशन नहीं चाहिए। तो मतलब लेकिन याद रखना पड़ता है कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, that is v equal to c square, c where c is the velocity of light. Okay, so और कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ये भी तुम लोग जानते हो ऑलरेडी कि कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन या फिर वेव गाइड कुछ भी अगर एक रहेगा, तो उसके अंदर मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ मेटेरियलिस्टिक, मतलब उसका इनर कुछ रेजिस्टेंस रहता है, इंपीडेंस रहता है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस बोलते हैं। एक एक वायर का एक एक तरह का रहता है। सो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली इट इज बेसिकली द सिंपल रेशियो ऑफ द ई बाई एच। ओके, E by H, that means इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम का, इस तरह से सोचो, कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस बोलते हैं। आंसर क्या होगा इसका, द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ए गिवन मीडियम। सो हर एक अलग अलग मीडियम को, इन मीडियम का हर एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस रहता है। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय ईटा, ईटा इक्वल्स टू ई बाई एच। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस मतलब अगर कोई पूछे, जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो इतना बातचीत कर रहे थे कि जेड नॉट जेड नॉट जेड नॉट, सो जेड नॉट इज नथिंग बट द उसका पर्टिकुलर वो मीडियम का ई फील्ड बाई एच फील्ड। आई थिंक वीडियो कट हो जाएगा, अभी टाइम अप हो गया है। सो आज हम और नेक्स्ट और सेशन चालू नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग का 9:50 से फिर क्लास भी